अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक और इलेक्शन 2024 की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, अगर हम बात करें मुल्क में आम इंतखाबात 2024 की, तो ये इंतखाबात महज अब चंद घंटों की दूरी पर हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में उतरने को तैयार हैं। अगर हम इस तमाम सिनेरियो में मकबूल तरीन जमातों की बात करें, एक तरफ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो इंतखाबी निशान जो था उनसे छीन लिया गया, लॉट नहीं किया गया, लेकिन इनके तमाम उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद हैसियत में जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर हम तीनों जमातों के बयानिए की बात करें, सो पीपल्स पार्टी अपने माजी को लेकर, तारीख को लेकर, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करके और इसके साथ साथ किसी को लाडला बनाए जाने के बयानिए पर, लाडला ना बनाए जाने के बयानिए पर जो है वो कारबंद है। इसके साथ साथ अगर हम मुस्लिम लीग नून की बात करें, सो मुस्लिम लीग नून जो है वो दबे दबे अल्फाज में इस्टेब्लिशमेंट के एहतसाब की भी बातें करती रही है और साथ ही साथ मईशत की बेहतरी का नारा भी लगाया है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, जिनको हकीकी तौर पर अगर देखें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल सकी, इंतखाबी निशान नहीं मिल सका और इसके साथ साथ इनके जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन सम हाउ दे आर वेरी होपफुल कि अगर अवाम की हिमायत हमें हासिल होगी तो हम इन आम इंतखाबात के नतीजे में जो है वो इक़्तिदार में शायद जो है वो दोबारा वापस आ सके। लेकिन किस जमात का जो मैनिफेस्टो है, मंशूर है, वो कितनी मकबूलियत रखता है और क्या हर जमात जो है वो अपना वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट रखने में कामयाब होगी। स्पेशली अगर हम पीटीआई की बात करें, इतनी मुश्किलात के बावजूद भी इनका वोटर सपोर्टर जो है वो मुश्किल तरीन हालात में बाहर निकल सकेगा। साथ में अगर हम बात करें तो पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखने में रही और साथ ही साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी अच्छी खासी देखने में रही। सो आइंदा आम इंतखाबात के नतीजे में जो मुंतखब हुकूमत आएगी, क्या वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इसके साथ साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला सकती है या नहीं। और सबसे बढ़कर अगर हम इंतखाबी कैंपेन की बात करें, गुज़श्ता रात इंतखाबी कैंपेन का वक्त तो था वो ख़त्म हो गया था, लेकिन कौन सी जमात कितने मौसर अंदाज में अपनी इलेक्शन कैंपेन को रन कर सकी है या नहीं, इसी पर आज की इस ट्रांसमिशन में हम गुफ्तगू करेंगे, जिसका सिलसिला जो है वो वक्फे से लाहौर रंग पर जारी है। अभी मेरे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, मुस्लिम लीग नून की बीट भी करते रहे हैं, बहुत क्लोजली इन हालात से वाकिफ़ भी हैं, ग्राउंड रियलिटी से भी बखूबी वाकिफ़ हैं। इब्राहिम लकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगाज़ मैं आपसे भी यही करना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है, अगर हम इलेक्शन कैंपेन की बात करें, गो कि इस दफ़ा तमाम पार्टीज़ की जानिब से इलेक्शन कैंपेन जो है वो बड़ी लेट स्टार्ट की गई, लेकिन आप अगर मुस्लिम लीग नून को बड़े क्लोजली ऑब्जर्व भी करते रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी से भी बखूबी वाकिफ़ हैं, ऑब्वियसली कुछ जलसों का आप भी हिस्सा रहे होंगे, कवर किए होंगे, क्या लगता है कितने मौसर अंदाज में मुस्लिम लीग नून जो है उनकी जानिब से अपनी कैंपेन जो है वो रन की गई? देखें, मुस्लिम लीग नून का उसकी कैंपेन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उन्होंने इम्प्रेशन यही है कि लेट शुरू की है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अगर आप 2018 उससे पहले 13 और बाकी इलेक्शंस देखें तो वो हमेशा लास्ट 20 दिन जो होते हैं, जब कैंडिडेट्स फाइनलाइज हो चुके होते हैं, तो उसके बाद वो अपनी कैंपेन शुरू करते हैं। अब इस दफ़ा चूँकि बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो समझता है कि मुस्लिम लीग नून से हमारा मुकाबला है, तो उन्होंने एक अच्छा अटैक किया, एक अच्छा प्रेशर डेवलप किया, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर ये तनकीद होती रही कि ये शायद इनको कोई खामख्याली है कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे, ये कैंपेन में नहीं आ रहे, लोगों के साथ इनका डिस्टेंस है। तो हमने देखा कि फिर लास्ट 22 दिन उन्होंने बहुत रैपिडली जो है वो इलेक्शन कैंपेन को रन किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ KPK में मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने जाकर जो है इलेक्शन कैंपेन की खताबात किए, जलसे किए, वर्कर्स कन्वेंशन किए, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में किए, तो फिर उसका वो जो एक गैप था, जो एक इम्प्रेशन था, वो एक तो वो ज़ायल हो गया। और आखिरी 20 दिन इन्होंने एक भरपूर, मैं ये समझता हूँ कि कैंपेन चलाई। बेसिकली मुस्लिम लीग नून का ये एक अब मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट समझ लें कि वो जो भी काम करती है लोगों की भरपूर तनकीद के बाद ही वो शुरू करती है। वो समझते हैं कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो उसी तर्ज पर वो सबसे पहले तो देखो ना, टेम्पो एक बनाती है कि हम पर तनकीद हो रही है, उसके बाद फिर वो
मैदान में आती है। और हमने देखा कि दरादार इन्होंने इलेक्शन कैंपेन की, लेकिन इसमें इलेक्शन कैंपेन में मुझे जो एज ए जर्नलिस्ट जो मैं महसूस करता हूँ, दो एरियाज़ थे जिसमें मुस्लिम लीग नून ने कैंपेन अपनी जो है ना बहुत मैं समझ पता नहीं कैसे इग्नोर कर दी। सिंध को उन्होंने टोटली जो है वो इग्नोर कर दिया। सिंध में उन्होंने कोई कैंपेन नहीं की, उनकी लीडरशिप नहीं गई, ना नवाज शरीफ गए, ना शहबाज शरीफ गए, ना मरियम नवाज़ की जो लीडरशिप में जो शामिल होते हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में भी जो है वो कैंपेन उन्होंने नहीं की, जो ये शो करता है कि वो ख़ुद ये समझते हैं कि बलूचिस्तान और मुस्लिम और सिंध में हमारा पॉलिटिकली उस तरह का स्टेक नहीं है जो हमारा स्टेक KPK में या पंजाब में है। तो मजमूई तौर पर अगर देखें तो पंजाब पर उनका फोकस रहा है। उसकी बुनियादी वजह कि 141 सीट्स हैं पंजाब की जी। तो सबसे बड़ी पाकिस्तान में जो बैटल फील्ड है इंतहाबी वो पंजाब जो है। मरकज में भी हुकूमत को डिसाइड करती जी है वो भी बिल्कुल, पंजाब हाँ, ही डिसाइड करती जी है। बिल्कुल। ये मेजर शेयर जिसको यहाँ से मिलेगा उसकी पोजीशन हुकूमत बनाने में ज़्यादा लेकिन हमें इस बैटल फील्ड में जो है बिलावल भुट्टो जरदारी बड़ी एग्रेसिव कैंपेन करते दिखाई दिए। गो कि ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है, अगर स्पेशली हम लाहौर की बात करें। सो जिस अंदाज में उनकी जानिब से इलेक्शन कैंपेन चलाई गई है वो बड़ी अप्रिशिएबल है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से की रहनुमा और सेनेटर सहर कामरान साहिबा हमारे साथ शो में मौजूद है। सहर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो इंतखाबी कैंपेन जो बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से चलाई गई है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आम तासुर ये पाया जा रहा है कि बड़े मौसर अंदाज में ऑब्वियसली चलाई, फिर एक जो यूथ के साथ एक एंगेजमेंट है उसको बहुत अच्छे से ब्रिज किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। लेकिन कहीं ना कहीं बिलावल साहब को ये खदशा भी है कि कहीं उनसे उनका वोट छिन ना जाए, तो इस पर आप क्या कहेंगी? जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। देखिए पीपल सहर साहिबा, आप मुझे सुन पा रही हैं क्या? आ रही है मुझे? जी, गुफ्तगू को जारी रखिएगा। हम आपको सुन नहीं पाए थे, लेकिन अब जो टेक्निकल फॉल्ट है वो ठीक हो गया। आप गुफ्तगू को कंटिन्यू कीजिएगा। जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी, तो मैं ये कह रही हूँ परसेप्शन बिल्ड किया गया था एक हिकमत अमली के जरिए कि पीपल्स पार्टी को शायद एक सूबे तक महदूद कर दिया गया है। तो देखिए पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात थी जो इलेक्शन की डिमांड कर रही थी, जिसने उसके लिए मुसलसल मुतालबा किया। सबसे पहले अपने कैंडिडेट्स नामजद किए, सबसे पहले अपना मंशूर लेकर आए, और हमने ये नहीं कहा कि साड़ी गल हो गई है। हमने अवाम से रब्ता किया। हम ताकत का सरचश्मा अवाम को समझते हैं, हमारा इन्हिसार अवाम के वोट्स के ऊपर है। तो इसीलिए आप देखें कि चारों सूबों के अंदर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और बाकी तमाम लीडरशिप बहुत मुतहर्रिक रही और एक बहुत इफेक्टिव कैंपेन चलाई। आज जो लाहौर है उसके अंदर वजीर आजम बिलावल के नारे गूंजते हैं, आज लाहौर भुट्टो का ये नारे गूंजते हैं। और मैं तो खुद मैंने यहाँ देखा है इतनी मोहब्बत कि जिस दरवाजे को दस्तक दें वहां से एक मौलाना मोहब्बत निकलती है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के लिए, बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए। और लोग बताते हैं कि जी ये जो घर हमें मिले, ये जो जमीन हमें मिली, ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 5 मरला स्कीम शुरू की थी, ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने 7 मरला स्कीम शुरू की थी, ये गैस पीपल्स पार्टी ने दी थी। उसके बाद मैं तो वो सोने की सड़कें ढूंढती रही NA 1 to 7 में, जहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी इंतखाब लड़ रहे हैं, जो कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जहाँ से इलेक्शन लड़े थे, तो मुझे वो मिली नहीं। तो ये लगता है कि उसके बिल्कुल ही साथ जहाँ पे खुद जो है पंजाब पे 40 साल हुकूमत करने वालों के अपने घर मौजूद है, वो तो डेवलप है और बाकी एरिया निगलेक्टेड है। और इतना मुझे दुख उस वक्त हुआ रेमा, मैं आपको बताऊं, जब मैं उसमें गई हूँ ग्रीन टाउन में, वहाँ के लोग कह रहे थे कि वोट का मतलब कब्रिस्तान, यानी आप ये देखें कि जहाँ लोग कब्रिस्तान के लिए बिलख रहे हो। हमारा आइन ह्यूमन डिग्निटी को प्रिजर्व करता है, ठीक है। तो वहाँ पे जहाँ पे आप ये देखें कि लोग अपनी जो जनाजे हैं उनकी तकसीम के लिए उनके पास जगह ना हो, तो ये इसका एहसास हुआ कि कितना निगलेक्टेड पंजाब, कितना निगलेक्टेड। आप सिर्फ मोटरवेज को पंजाब की कामयाबी नहीं कह सकते, हमें ये देखना है कि आम आदमी का गुजर बसर कैसा है, वो कैसी जिंदगी गुजारा है। बिलावल भुट्टो ने जो 10 फ़काती मंशूर दिया है वो अवाम के लिए है, वो अवामी माशी मुआहिदा, एक जो इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का एजेंडा है,
जिसका मकसद ये है कि आम आदमी की जिंदगी को बेहतर करना। आप ये देखिए कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब भी आई है तनख्वाहों में उजरत में इजाफा हुआ है, तो आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी का यही वादा है कि 5 साल में उजरत में इजाफा करना। अब भी अगर आप सिंध में देखें तो मजदूर को बेहतर उजरत मिलती है, बेहतर तनख्वाहें मिलती हैं। इसी तरीके से जब वो बात करते हैं 300 यूनिट फ्री बिजली की, तो हम सिंध में सोलर से बिजली बना के दे रहे हैं, सब्सिडाइज भी दे रहे हैं, फ्री भी दे रहे हैं। खसूसी तौर पर जो सैलाब से अफेक्टेड एरिया थे वहाँ पे ना सिर्फ सोलर से बिजली दी है, उसके अलावा जो है लोगों को घर भी बना के दिए, मिल्कियत खवातीन को दी है। तो अगर हम 20 लाख घर वहाँ बना रहे हैं तो 30 लाख घर की बात कर रहे हैं। फिर क्लाइमेट चेंज के इशू को सामने रखते हुए सिंध के अंदर हमने मुतबादिल एनर्जी पे काम किया है। आज हम इम्पोर्टेड कोल की बात नहीं कर रहे, आज हर का कोयला बिजली बना के नेशनल ग्रिड को दे रहा है, फैसलाबाद की इंडस्ट्री चला रहा है। हम झंपीर या विंड कॉरिडोर जो हमारे हैं वहां पर हम जो है हवा से विंड से बिजली पैदा कर रहे हैं। सैर साहिबा बहुत से बेहतरीन कामों का तज़किरा कर रही हैं और बिलाशुबा ये रिकॉर्ड पर भी मौजूद है, लेकिन इसी तरीके से पंजाब के काम और स्पेशली जो डेवलपमेंट के काम थे वो PMLN की हुकूमत अपने क्रेडिट पर लेती है अगर हम लाहौर की पंजाब की बात करें। लेकिन अगर हम मसाइल की बात करें तो मसाइल पानी सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त कराची का है, या अगर हम इंटीरियर सिंध में चले जाएं तो वहाँ के अपने मसाइल हैं। तो मसाइल बहरहाल वहाँ पर ही मौजूद हैं। जिस तरह से PMLN के लिए लाहौर गढ़ समझा जाता है, पंजाब गढ़ समझा जाता है, सेम इज़ द केस विद पीपल्स पार्टी। जिस तरह से अगर हम देखें सिंध को गढ़ समझा जाता है और स्पेशली इंटीरियर सिंध को पीपल्स पार्टी का, मसाइल बहरहाल वहाँ पर भी मौजूद है। लेकिन जो कैंपेन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से रन की गई उसमें जो मुख्तलिफ खिताबात भी किए गए, कहीं ना कहीं तासुर ये आ रहा था कि उनको खदशा भी है अपनी नाकामी का, या जिस तरह से वो जिक्र करते रहे कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, या ये भी एक तासुर मिला कि उनको ये भी खदशा है कि उनका वोट बैंक उनसे ना छिन जाए। इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, पहली बात यह है कि आपने, क्योंकि मैं एक बहुत मुख्तसरन आपको कहूँगी, आपके पास जो सिंध का परसेप्शन है सिंध वो नहीं है, ठीक है। आपको जो है सम एरियाज आपको हर जगह मिलेंगे, मुझे लाहौर में भी नजर आए, जिसको आप पंजाब का दिल कहते हैं। तो बात ये कि मैं तो लाहौर के, पाकिस्तान के, पंजाब के, सरहद के, सिंध के जो है वो तमाम KP के और बलूचिस्तान के तमाम अवाम के साथ हूँ। सबको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, बुनियादी हकूक, और जो है ये उनका हक है। अब जो बात आप कर रही हैं कि बिल्कुल देखें, हमने ये देखा कि एक तासुर बनाया गया और ये खुद PMLN की तरफ से बनाया गया। यानी जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपना सफर शुरू किया तो हाई कमिश्नर ने जो है लंदन एयरपोर्ट पे उनको मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया उनको सी ऑफ करने का, हालांकि उस वक्त उनकी कन्विक्शन थी, ठीक है। उसके बाद जिस तरीके से उनके लिए स्टेट लाउंज खोला गया, फिर जिस तरीके से उनको फैसिलिटेट किया गया, हमारे पैना फ्लैग्स, हमारे बैनर्स उतारे गए, हमारे झंडे उतारे गए। अताउल्लाह तारड़ जो है अपने आप को शायद वो IG पुलिस या चीफ कमिश्नर जो है वो पंजाब समझने लगे, वो हमारे ऑफिस में आए, एक हरेसमेंट क्रिएट की। सर साहिबा कथा कलामी की माजरत चाहूंगी, सीनियर तज्जियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी। मुजाहिद साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप एक वसी तजर्बा रखते हैं, अगर हम सहाफ़त में कहें, इन इंतखाबात में पॉपुलैरिटी आप किसकी देख रहे हैं? गो के तासुर यही पाया जा रहा है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और PMLN जो है वो एक पेज पर हैं और बहुत चांसेस हैं नवाज शरीफ साहब शायद मुमकिना तौर पर चौथे वजीर आज़म बन सकें। लेकिन आप अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक पॉपुलैरिटी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? और इसके साथ साथ अगर हम PMLN को देखें तो जिस अंदाज में पीपल्स पार्टी ने अपनी मौसर अंदाज में इलेक्शन कैंपेन चलाई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नहीं चलाई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, तो अफसोसनाक अमर यह है, और जो इसके बारे में मेरे ख्याल में अच्छी बात है कि बहुत सारी कन्विक्शन पे इवन पीपल्स पार्टी तक ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जो अभी एक बानी तहरीक को दिया गया, जिसे कहते हैं बिलो द बेल्ट, 3 केसेस के फैसले जिस तरीके से आपकी जुडिशरी ने दिए हैं, बानी तहरीक को से साफ लग रहा है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे, बल्कि नवाज लीग के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। लेकिन उसका क्या असर होगा? तो पहली बात यह कि इस इलेक्शन को, जो आप पोलिंग के दिन की बात कर रहे हैं, जैसे 24 घंटे रह गए, प्री पोल इस तरह रिगिंग हुई है, सॉरी टू से, कि हम इसको किसको जिम्मेदार ठहराएं? क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो आज़ादाना तौर पर इलेक्शन को मॉनिटर कर रहा है? जैसे ये कह रहे हैं कि हमारे दफातर पे हमले हुए या सील किया गया या लोगों को मारा गया। फिर आपने देखा कि इस वक्त
अटक में जो है 2 नशिस्तें हैं, बाप बेटी दोनों जो है रूपोश हैं। और तो और चले अगर वो कन्विक्टेड होते जैसे नशामुद्दीन कुरैशी, मियां नवाज शरीफ जो 85 से पॉलिटिक्स में है, पता नहीं कितनी बार वजीर आला और 3 बार वजीर आजम बन चुके हैं, कम से कम वो ये तो करते 24 घंटे के लिए अपनी मुखालिफ को पैरोल पर रिहा करा देते। यानी आपने कभी सुना है कि एक खातून 73 साल की बीमार वो अपने जेल से इलेक्शन लड़ रही हैं और मियां साहब को तमाम तरह की सहूलतें पूरी फैमिली को हासिल नहीं जाती उम्र की, या ये इलेक्शन का लेवल है? मैं कहता हूँ चलो 9 मई को सबों ने किया, लेकिन वो तो कन्विक्ट नहीं है ना। फिर एक और लाहौर का आपका फिर गालिबन आलिया वो हैं, उनका दफ्तर सील कर दिया आपने। तो इस तरीके से सिंध में इस तरीके से हुआ आपने, और ये पूरी केयर टेकर मोहसिन नकवी की गवर्नमेंट की निगरानी में ये सब कुछ हो रहा है, जो पुलिस को इंतजाम किया जा रहा है, और ये बी टीम बने हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट के। इसका लेकिन मुजाहिद साहब यहाँ पर एक बात कि जब मुख्तलिफ रहनुमाओं से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हो जाएं या पीपल्स पार्टी के भी हो जाएं, जब ये कहा जाता है कि अगर पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, आप इस चीज़ को कंडेम करते हैं, तो फौरी तौर पर जवाब भी आता है ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है या मुख्तलिफ इदारों का है, इसमें हमारा क्या कसूर है? इलेक्शन कमीशन इतना आज़ाद है क्या ये अगर निशान लिया गया? अव्वल तो मैं समझता हूँ कि गालिबन जो गेम प्लानर थे उनसे एक बहुत बड़ी गलती हुई, और ये मेरी बड़ी सीनियर पीपल्स पार्टी की खातून इत्तेफाक करेंगी कि अगर पीटीआई का कैंडिडेट बल्ले के निशान के साथ आपके सामने होता, फ्री होता, तो फिर आप उससे ज्यादा उसको खुलकर बात करते कि भाई आपके 9 मई को आपके कायद ने क्या करा, आपकी पार्टी ने क्या किया, 18 में आपकी कारकर्दगी क्या रही। अब तो वो एक मजलूम है, पाकिस्तानी सियासत में सिंपैथेटिक और मजलूम का एक वोट अलग होता है, अब तो है ही नहीं वो सामने। मुझे बताइए ना कि कितने उम्मीदवार जेलों में हैं, कितने रूपोश हैं। कराची में 3 तलवार पे एक ऐसे ही एक रैली निकली है, 500 लोग भी नहीं होंगे। पुलिस ने 500 ब्लाइंड FIR समझती है आप, यानी अगर आप गुजर रही हैं वहां से और आपका मोबाइल फोन में आ गया है तो आपके भाई को पकड़ के ले जाएं, आपके बहन को पकड़ के ले जाएं, बाप को ले जाएं, और फिर पुलिस ने एक कारोबार बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये सवाल उठता है, और ये मैं आगे चलकर आपसे करूंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बानी पीटीआई की जानिब से ऐसी क्या गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से ये खमियाजा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भुगतना पड़ा? होती है जब वो देखिए, मैं सॉरी टू से आप मैं एक बात कहूंगा, मैं उससे ज्यादा क्रिटिसाइज करने के लिए तैयार हूँ। क्रिटिसाइज उन्हें किया जाता है बालादस्त लोगों को, इख्तिदार में लोगों को, आजाद लोगों को, जो बराबर के आपके सामने खड़े हों, जो लोग पहले ही अपनी तमाम चीजों से महरूम है, उन पे आप क्या गलतियों की बातें कर रहे हैं? गलतियों की बात करते ही जब वो पावर में होते, जब वो इस वक्त होते सिटिंग, कहते थे कि भाई तुमने क्या करा इस इलेक्शन में, इनसे आप बातें कर रही है। जो 8,000 लोग जेल में हैं, 200 लोगों पे मिलिट्री कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, 19 औरतें जेलों में हैं, बेशुमार तमाम ज्यादातर या तो जेल में रूपोश कैंडिडेट हैं, इनसे आप क्या सवाल जवाब कर रही हैं? जी सर, यहीं से ही आपसे मैं डिस्कशन आगे चलकर करना चाहूंगी। सहर कामरान साहिबा से मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी। सहर साहिबा, जिस इलेक्शन कैंपेन का भी हम तस्करा कर रहे थे, आपको क्या लगता है बिलावल भुट्टो जरदारी की जो इलेक्शन कैंपेन जिस अंदाज में उन्होंने पंजाब में रन की है और इवन पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबों में जाकर, वो हमें बाकी लोगों की नहीं मिलती और इसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। जो सहाफ़ती हल्के हैं वो भी इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है क्या इसकी कहीं ना कहीं एक वजह जो है वो ये भी हो सकती है कि PMLN की जानिब से ऐलान किया गया पीपल्स पार्टी के गढ़ में जाने का, कराची में जाने का, और फिर वहाँ पर जिस तरह से GDA और JUIFA को अपने साथ में लाया गया, तो क्या ये उसका रिएक्शन था कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी फिर उसके बाद लाहौर आए और यहाँ से भी अब कंटेस्ट कर रहे हैं और जिस अंदाज में मौसर अंदाज में फिर जवाब दिया गया वाया इलेक्शन कैंपेन, क्या ये एक रीजन हो सकता है? नहीं, पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से इलेक्शन की डिमांड भी कर रही थी और पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से अवाम के ऊपर ही इन्हिसार किया है। अब जहाँ तक कि आप नून लीग की बात कर रहे हैं तो वो तो कहीं सिंध में आने की उनमें जरूरत ही नहीं है। और उनके इत्तेहाद क्या 2008 में 2013 में उनके इत्तेहाद नहीं थे, 2018 में नहीं थे, उस वक्त तो PTI भी शामिल थे उनके इत्तेहाद में। तो हमेशा जो है नून लीग ने कोशिश ये की है कि सिंध के अंदर जो है तकसीम की, इंतकाम की, नफरत की सियासत को फरोग दें। उन्होंने हर उस शख्स को इत्तेहादी बनाया है जिससे उनको लगता है कि पीपल्स पार्टी का मुखालिफ हो। लेकिन आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी ने अपनी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर अपना वोट बैंक जो है वो कायम रखा है। आप मुझे बताएं कोई और सूबा जहाँ पे बारिश और सैलाब के बाद जो है फौरी बहाली हुई हो,
ठीक है, बहुत तनकीद तो होती है, तो मैं समझती हूँ कि जो काबिल तारीफ काम है उनकी तारीफ भी होनी चाहिए। और पीपल्स पार्टी ने अपनी, यानी इनके कहने से या नहीं कहने से, ये तो अभी इस बोर्ड में ही नहीं थे कि इलेक्शन के उसमें कोई डिमांड करें या जो है वो कोई तहरीक चलाएं या कोई अपना मंशूर लेकर आए। ये तो वेट करते रहे, इन्होंने कहा कि जब सारे मंशूर आ जाएंगे तो हम कॉपी पेस्ट करके अपना बना लेंगे। तो बात यह है, पीपल्स पार्टी ने तो पहले दिन से ये, मैंने कहा ना, हमारी तो किसी नाल गल नहीं हुई, हमने तो अवाम के साथ ही अपना ताल्लुक जोड़ा है, अवाम से बात की है, अवाम से वोट मांगे, दस्तक दे दे के एक एक दरवाजे पे वोट मांगे, और अवाम ने भी मोहब्बतें निछावर की हैं। तो मैं तो समझती हूँ फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए। मैं कहूँगी बहुत हो गया, मैं पंजाब के वजीर आला को भी कहूँगी और जो है निगरान हुकूमत को कहूँगी कि देखिए बहुत हो गया, आपने बहुत फैसिलिटेट कर दिया, आप कम से कम इलेक्शन का दिन जो है वो आप फेयर एंड फ्री रखें, ताकि अवाम निकले, और अवाम निकलेंगे, अपने वोट डालेंगे, तो अवाम का फैसला हर किस्म की जो है प्लानिंग को जो है टर्न कर सकता है। और यकीनी तौर पर हम भी इस चीज को फैसले के सपोर्ट एहतराम करते हैं कि करना फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। बहुत शुक्रिया सहर कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। मुजाहिद बरेलवी साहब, कुछ ही आपसे एक जवाब जानना चाहूंगी। सवाल मेरा ये है कि आपको क्या लगता है कि इतने मुश्किल तरीन हालात में, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, बहुत से रहनुमा असीर हैं, बहुत से रूपोश हैं, आपको क्या लगता है वोटर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल निकलेगा? ये तमाम इसीलिए सब कुछ किया जा रहा है ना। आप हुए, हम लोग हुए, मिडिल क्लास के लोग हुए, उन्हें अगर थाना कचहरी फिर वोट डालने के बाद जेल जाने का खौफ हो और ब्लाइंड FIR काटी जाए, तो ये सब क्या इसी प्री पोल रिगिंग कहेंगे ना। अब हर वो जो वोटर है तो बेचारा कोई जंगजू, वो है रिटायर्ड फौजी या कोई पुलिस वाला या कोई मालदार यानी बासर शख्स, आम लोग होते हैं। तो ये जो सब कुछ, जब आप उम्मीदवारों को आप आज़ादी नहीं दे रहे, फिर आप वोट डालने हम कैसे समझने कि आज़ाद वोटिंग भी होगी। कुछ सोचे ना कि जब उस उम्मीदवार कुछ फिजिकली मौजूद ना हो, उसके पोलिंग इससे वो उसके कैंप नहीं मौजूद हो, उनके, मुझे लगता है गालिबन उनको वो जो पोलिंग वो जो ऑफिसर हैं, उन्हें जो नुमाइंदे हैं अंदर या बाहर मौजूद नहीं होंगे, तो आप कैसे समझेंगे फेयर इलेक्शन हो रहा है। लेकिन इसी को मैं सबसे ज्यादा डेंजरस समझूंगा, खतरनाक समझूंगा। खामोश वोटर जो नजर नहीं आया, उस वोटर से ज्यादा खतरनाक होता है जो नजर आता है या किसी पार्टी का होता है। और फिर एक यकीनी तौर पर ये भी एक बात है कि वोटर और सपोर्टर, यानी कि जरूरी नहीं कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हो वो वोट भी करें और जो लोग वोट कर रहे हो वो सपोर्ट भी करें। यहाँ पर ये भी एक चीज जो है वो पॉइंट आउट होती है। बहुत शुक्रिया, मुजाहिद बरेलवी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, ब्रेक के बाद हमें इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन कर चुके हैं हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अहमद कुरैशी साहब, और इनके साथ साथ सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट अशरफ मेहताब साहब भी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे। इब्राहिम लकी साहब जो हैं वो भी हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और पिछले सेगमेंट में भी हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा थे। गुफ्तगू का आगाज़ मैं इस हाफ में जो है अहमद कुरैशी साहब आपसे करना चाहूँगी। और अगर हम बात करें NA 125 की, जिस को आपने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया है, अफजल खोखर यहाँ से नून लीग के उम्मीदवार हैं। अगर हम PTI के हिमायत याफ्ता जमील असगर भट्टी का यहाँ पर जिक्र करें, ज़बीउल्लाह बंगिश जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल गफूर खान, ये हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर जो है किस किस्म का कांटे का मुकाबला जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, किन जमातों के, दो जमातों के दरमियान जो है वो ज़बरदस्त मुकाबला होगा? देखिए, NA 125 में मेन जो हमें अभी तक जो नज़र आया उसमें कांटेदार मुकाबला जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट जो हैं मलक अफजल खोखर जो हैं और जो जमील असगर भट्टी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार, इन दो प्लेयर्स के दरमियान जो है हमें ये मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात यह है कि मोहम्मद अफजल खोखर जो हैं 3 बार यहाँ से ऑलरेडी पहले भी MNA रह चुके हैं, वफाकी हुकूमत का हिस्सा रहे, लेकिन इस हलके में ज़्यादा जो प्रॉब्लम है सीवरेज का पानी सबसे ज़्यादा। देखिए आप तहसील इसमें आती है रायविंड, जिसमें मरकज़ जो है इज्तिमाई मरकज़ बैनुल अक़वामी सतह पे जो है ये जाना जाता है। बहुत जब इज्तिमा शुरू होता है पूरी दुनिया से जो है लोग यहाँ पर आते हैं इस मरकज़ में। वहाँ पर भी सूरत हाल ऐसी है कि सीवरेज का पानी जो है वो सड़कों पे खड़ा रहता है, बसीदा निज़ाम हो चुका, पीने का साफ़ पानी नहीं है रायविंड पूरे में।
तो ये वो मसाइल हैं। अवाम हमें इस बार जो है वो यकीनन इनसे नाला दिखाई देते हैं। बहरहाल लेकिन बात की जाए तो मुकाबला 2 ही उम्मीदवार हैं जिनमें होगा, और नून लीग जो है वो इस हल्के में फिर भी 3 दफ़ा सिलेक्ट होने के बाद, काम ना करवाने के बावजूद भी नून लीग जो है हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आती है इस हल्के में। बिल्कुल ठीक हो गया। अशरफ साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे थे NA 125 की, आपने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है NA 127 को। यहाँ पर आप क्या रियलिटीज़, ग्राउंड रियलिटीज़ आपने देखी, हल्के के क्या मसाइल हैं, वोटर का झुकाव जो है वो किस पार्टी की तरफ है? क्योंकि इलेक्शन अगर हम बात करें कैंडिडेट्स की, तो बिलावल भुट्टो जरदारी खुद यहाँ से जो है मतलब एक जमात को वो हेड करते हैं, चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बट दूसरी जानिब अगर देखें तो अता तारर हैं, वो भी मुस्लिम लीग नून के बड़े स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या मुकाबला इन्हीं 2 जमातों के दरमियान होगा या तीसरा भी कोई कैंडिडेट जो है वो भी टफ टाइम दे सकता है? बहुत मेहरबानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ज़रा थोड़ा सा पीछे जाएं इस हल्के को, तो इसकी अहमियत हर लिहाज में हर दौर में रही है। यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी के जो नाना थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और जीता था, वज़ीर आज़म बने थे। फिर उसके बाद अगर आएँ तो ये 3 इलेक्शन तक जो ये पीपल्स पार्टी के पास ये हल्का रहा है। उसके बाद जहांगीर बदर साहब ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, वो जीते। फिर लास्ट जो इलेक्शन लड़ा था वो M ख्वाजा तारक रहीम साहब ने लड़ा था। उसके बाद ये नून लीग इस पर काबिज हुई और नून लीग का फिर स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा। यहाँ से वहीद आलम साहब जीत चुके हैं नून लीग के, यहाँ से परवेज़ मलिक साहब जीत चुके हैं। और परवेज़ मलिक साहब की जब वफ़ात हुई तो उनकी जो मिसिस थी शाइस्ता परवेज़ मलिक, फिर उनको ये जिम्मेदारी दी गई और वो इद्दत में थी लेकिन वहाँ गई नहीं। लेकिन चूँकि वहाँ जो हल्का था उसमें नून लीग का वोटर स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ था, उस वक्त तक 3 इलेक्शन वो जीत चुके थे। तो फिर वो शाइस्ता परवेज़ मलिक ने जो है वो इलेक्शन जीता और जो PTI के उम्मीदवार थे उनको हराया। अब सूरत हाल कुछ इसकी यहाँ पे कुछ थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी के आने के बाद थोड़ा सा टिल्ट चेंज हुआ, चूँकि जब एक किसी भी बड़ी पार्टी का एक बड़ा लीडर, चेयरमैन जो ओहदे का हो, वो जब किसी हल्के में आता है तो जो नाराज़ वोटर थे, जो नाराज़ सपोर्टर थे पीपल पार्टी के और जो नाराज़ लीडर थे, वो इकट्ठे हो गए हैं। गो कि उनके अंदर थोड़ी बहुत रिफ्ट तो अभी भी है, लेकिन वो इकट्ठे हो गए हैं और लग रहा है कि टफ मुकाबला होगा। और ये 3 जो कैंडिडेट होंगे, 3 कैंडिडेट होंगे जिनके दरमियान मुकाबला है। एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद हैं, एक अता तारड़ साहब है और तीसरे जो हैं वो PTI के हिमायत याफ्ता ज़हीर अब्बास खोखर साहब हैं। यहाँ से सूबाई सतह पर अगर बात करें तो इलेक्शन जो है माजी में ज़िमनी इलेक्शन शबीर गुजर साहब जीत चुके हैं। यहाँ से पहले जो थे अता चौहान साहब ने ये इलेक्शन जीता था और उसमें वो बाद में फिर मुनरिफ हुए PTI से, फिर ज़िमनी इलेक्शन में वो हार गए। तो अब जो है अब मुकाबला जो देखा जा रहा है वो जो बड़ी 3 पार्टी हैं उनके दरमियान है। यहाँ पे एक स्विंग वोट भी है, जिसे आप कहते हैं कि हर दफ़ा वो स्विंग वोट जो है वो देख के, हवा का रुख देख के अपनी वफादारियाँ तब्दील करता है और उस तरफ जाता है जहाँ वो देखता है कि बारी हो। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो अता तारड़, चूँकि इनका पहले कोई सियासी हल्का नहीं था ये, और इसके अलावा यहाँ पे उनकी कोई सियासी साख भी नहीं थी, इसके बावजूद भी ये हल्का जो है ये हर आने वाले को, बाहर से आने वाले को या नए आने वाले को इज्जत देता है। माजी में वहीद आलम साहब ने जीता, फिर उसके बाद आप मलिक परवेज़ देखें तो वो उनका ये हल्का नहीं था उनका, जिस तरह से अब बाकी लोगों की बात करें, लेकिन फिर भी तब भी उन्होंने इलेक्शन जो था वो इस हल्के से विन कर लिया था। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पर बजाते खुद मुस्लिम लीग नून काफी ज्यादा मजबूत है, जिसकी वजह से वो किसी को भी टिकट दे दें तो वो जीत सकता है। लेकिन अब चूंकि वहाँ पे पैसे की सियासत बहुत ज़्यादा चली है, आपने वो वीडियोज़ भी देखी होंगी, दोनों तरफ से आई, पीपल पार्टी की तरफ से भी वो वीडियोज़ आई और उन्होंने दिखाया कि यहाँ पे जो नून लीग पैसे बांट रही है, और नून लीग ने अता तारड़ ने खुद जाके वो बंदे पकड़े और दिखाया कि वहाँ पे पैसे बांटे जा रहे हैं। और वाकई ऐसा हुआ। माजी में जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ था तो यहाँ पे पीपल पार्टी के जो यहाँ पे थे उम्मीदवार, उनकी भी वीडियोज़ आई और पैसे बांटे गए। गिल साहब की, असलम गिल साहब जो मेरे ख्याल में ये तो जिक्र करना, क्योंकि ये हर इंतखाबात में इस किस्म की पैसे की बलबूते पर भी इसलिए बात कर रहा हूं, जब हम बात करते हैं जमहूरियत की, सुने, जब हम बात करते हैं जमहूरियत की, आप किसको पकड़ेंगे? सारे ही तो सुन ले जब हम बात करेंगे जमहूरियत की, जब बात करेंगे ईमानदार लीडर की, तो ये सारी चीजें नंबर 1 पे होगी। एक वोटर पैसे लेके वोट देगा, एक कैंडिडेट पैसे दे के वोट खरीदेगा, तो जब वो पार्लियामेंट पे जाएगा तो आप कह सकती हैं कि वो ईमानदार रह जाएगा?
वो कौमी खजाना नहीं लूटेगा, फिर क्या करेगा वो? जब पैसे की सियासत होगी तो जमहूरियत कहाँ फिर आपकी रहेगी? जमहूरियत कैसे मजबूत ये तो मेरे ख्याल में अब ये हम किससे जाकर सभी देते हैं, लेकिन ये सामने चीजें हैं ना। तरीके से दे दें। हाँ। नकल मारने हैं तो उनको तरीके से मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें जो है ये वहां पे चल रही है, ये वहां पे चल रही है। और वहां पे जितने उम्मीदवार हैं अच्छे खासे मालदार उम्मीदवार हैं। खोखर बरादरी के उम्मीदवार भी बड़े मालदार हैं। अगर पीपल पार्टी को देखा जाए तो माजी में भी हुआ और अब भी हो रहा है, तो वो भी बड़े उम्मीदवार मतलब मजबूत है इस हवाले से। तो अब जो मुकाबला है ना, अगर देखें या अगर तो यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी हार जाते हैं तो एक बहुत बड़ी उनके ऊपर डिफीट होगी। और पीपल पार्टी के चूंकि आप इसको देखें इस हल्के के अंदर यहाँ मकामी सतह पे भी हारेगी तो एक बहुत बड़ी डिफीट होगी। बड़ी डिफीट, अतात तारड़ उस लेवल के लीडर हैं, मुझे बताएं। लेकिन मुस्लिम लीग नून तो स्ट्रांग है ना? मुस्लिम लीग नून की बात मरियम नवाज होती तो आप कह सकती थी, नवाज शरीफ होता, मरियम नवाज का आपने तस्करा तो किया, उसका उनका उम्मीदवार होता। अगर वो जीत जाते हैं तो वो बड़े लीडर बन जाएंगे, अतात तारड़ को बड़े लीडरों में शुमार कर लिया जाएगा। और अगर वो जीत जाते हैं, लेकिन अगर हारते हैं तो उनको खास फर्क नहीं पड़ेगा, नून लीग को पड़ेगा, लेकिन अतात तारड़ की जो सियासत है उसको नहीं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी हारेंगे तो होगा, क्योंकि माजी में बेनजीर भुट्टो लाहौर से हार चुकी हैं और उस वक्त भी यही हुआ था कि उसके बाद उनको एक धचका लगा था कि बेनजीर भुट्टो जो वज़ीर आज़म थी बनी बाद में जाके वो हार गई। तो ये बड़ा मतलब इस पे इफेक्ट डालता है। यानी पीपल्स पार्टी के हवाले से, बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से ये हल्का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। एनए 119 का इब्राहिम साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यहाँ इस हल्के का जिक्र करना चाहूंगी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा यहाँ से पहली बार इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। पहले भी कागजात नामजदगी जमा हुए तो 2018 में, लेकिन वो नाअहलियत की वजह से वो कंसिडर ही नहीं चीज़ें हो सकी थी। और फिर उनके मुकाबले में अगर हम देखें तो पीटीआई के जो हिमायत याफ्ता शहजाद फारूक साहब हैं, सनम जावेद जो हैं वो इन्हीं के हक में जो हैं वो दस्तबरदार हुई हैं। उन्होंने भी बहुत पॉपुलैरिटी गेन की। शहजाद फारूक साहब की अगर हम बात करें तो जो इनके बेटे का मामला आया था 9 मई के बाद, ट्विटर सोशल मीडिया पे काफी वो लोगों की सिंपथीज जो हैं वो शायद उनके साथ अभी भी हों। लेकिन आपको क्या लगता है मरियम नवाज बमुकाबला अगर हम शहजाद फारूक को देखें तो किसका पलड़ा आपको भारी लगता है? देखिए, सनम जावेद की जहाँ तक बात है तो उनकी पॉपुलैरिटी हुई, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी 9 मई के वाक़े के बाद हुई, सोशल मीडिया पर हुई। वो फेमस नहीं हुई। मैं ये समझता हूँ कि वो पब्लिकली नोटोरियस, जाहिर है फेमस के दो ही हैं ऑपोजिट, एक फेमस है एक नोटोरियस है, तो उस साइड पे उनको पब्लिकली कोई इस तरह की कोई मोटिवेशन कोई इस तरह की नहीं है। अगर होता तो वो ज़रूर इलेक्शन में आती। बाकी शहजाद फारूक के एक गैर मारूफ से उनके एक हमायत याफ्ता हैं पीटीआई के, लेकिन वहाँ पर तो कोई मुकाबला नहीं है। उससे पहले वहाँ पर अली परवेज़ मलिक जीते हैं, परवेज़ मलिक उनके वालिद जीते हैं। वो हमेशा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का घर रहा है वो इलाका, तो वहाँ पर ईजीली वो जो है वो विन कर जाएंगी। वो उसमें कोई ऐसे ही कोई है, क्योंकि वहाँ पर उनके डेवलपमेंट भी है। वहाँ से ऑरेंज ट्रेन जो है वहाँ उन्होंने बनाई। उस एरिया में मसाइल हैं, गली मोहल्ले में गैस के मसाइल हैं, बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, गलियां छोटी हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम मेन की बात करें, जो मेन एरिया लगता है उनको, वहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लोगों के लिए सफरी जो सहूलियात हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो अवेलेबल है। तो इस हवाले से वो लोग खुश भी हैं कि यहाँ पर मरियम नवाज़ इलेक्शन लड़ेंगी और उनका हल्का जो है वो अपग्रेड होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि अली परवेज़ मलिक थे, उन्होंने भी काफ़ी काम किया, क्योंकि उनके नीचे जो MPs थे ख्वाजा इमरान नज़ीर वगैरह, तो उन्होंने और चौधरी शहबाज उन्होंने बहुत वहाँ पर काम किया। और वो सबसे खूबसूरत बात ये थी कि वो पब्लिक के लिए अवेलेबल होते थे। परवेज़ मलिक जब MNA थे तो वो भी अवेलेबल होते थे, बल्कि शाइस्ता परवेज़ जो कि मखसूस नशिस्तों पर थी या बाद में ज़िमनी में इलेक्शन जीती, वो भी उस हल्के में टाइम देती तो लोगों को अवेलेबल होती थी। तो अब वहाँ पर मरियम नवाज़ हैं तो एक अच्छा वहाँ पे उनके लिए पब्लिक के लिए एक अच्छा होगा कि इलाका अपग्रेड हो जाएगा। वैसे वहाँ पर मुकाबला कोई नहीं है, नहीं मुकाबला मतलब कोई नहीं, मुकाबला यानी कि कैंडिडेट ही किस तरह का नहीं है कि जो टफ टाइम दे सके। मरियम नवाज की मकबूलियत, और आपको क्या लगता है वो जीत पाएंगी इस हल्के से? बहुत कंफर्टेबली और कोई वहाँ पे इशू नहीं है ऐसा। और जैसा जो आपने, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक आम रिवाज ये भी है ना कि सिंपैथी का वोट भी दिया जाता है, तो ये जिस तरह से मामला हाईलाइट हुआ शहजाद फारूक के बेटे वाला, तो वो उसकी वजह से ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर हमदर्दी तो आई ना। के वोट ज़्यादा से ज़्यादा एक यूसी से मिल जाएंगे जहाँ पे आपका काम है या जहाँ पे आपको कोई इशू है। अदरवाइज आपने तो यूसी वाइज चलना है कि कहाँ किस किस यूसीज में आप स्ट्रॉन्ग हैं नहीं हैं। असल चीज़ तो फिर यह है कि कैंडिडेट का इंडिविजुअल वोट भी होता है। ठीक है, कैंडिडेट का एक इंडिविजुअल वोट भी होता है, एक पार्टी का वोट होता है। फिर आपको मरियम नवाज शरीफ साहिबा का नजर आ रहा है। थोड़ी सी मौका देंगे जी क्विकली सर, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ पे लड़ रहे हैं इलेक्शन, और उनका जो एक मोटो है वो है नई सोच। और नई सोच को उन्होंने पुराने
वो डिब्बे में बंद, यानी आप इस तरह से कह लें कि केटू के सिगरेट अगर गोल्डी में डाल लें तो गोल्डी नहीं बनते, वो केटू ही रहते हैं। जी ठीक है, गोल्डी ऊपर, मतलब अब उन्होंने कहा नई सोच के साथ, और नारा क्या दे रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान। ये 70 की दहाई का नारा है जी और पिट गया हुआ ये नारा। 70 की दहाई का उनके नाना ने दिया था ये नारा, तो नई सोच में नारा भी नया लेके आए ना। वो नई सोच अगर है तो आपका रोटी कपड़ा और मकान तो बिकने वाला नहीं है इस सूरत में कि इसको पहले दुनिया देख चुकी है, लोग देख चुके हैं कि नहीं मिला वो सबको नहीं, बल्कि बाज़ ऐसे मौके आए हैं कि ख़ास तौर पे जब जरदारी साहब सदर पाकिस्तान थे और इनकी वहाँ पे वफाक में भी हुकूमत थी, तो उस वक्त भी लोगों को बहुत तंगी हुई। 18-18, 20-20 घंटे यहाँ पंजाब में लोड शेडिंग होती रही। इसके अलावा महंगाई बहुत ज़्यादा हुई और मामला। लेकिन आप मैं एक अगर यहाँ पर थोड़ी सी मैं यहाँ पर बात ऐड अपनी करना चाहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत जो थी वो बहुत गिर चुकी थी। अगर हम 2013 में देखें, 2018 में देखें, लेकिन 2024 में बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरह से कम बैक किया है, मेरे ख्याल में उस चीज़ को भी बिल्कुल मैं मिल जानी चाहिए। देखिए मैं आपसे सर मैं आपकी तरफ आऊंगी। अहमद साहब से मैं यहाँ पर सवाल करना चाहती हूँ, काफ़ी देर से खामोश बैठे हुए हैं। अहमद साहब, आपको क्या लगता है आम इंतखाबात के नतीजे में जो भी हुकूमत आती है, इसमें क्या छोटी छोटी जो अभी ये पार्टियां हैं जो कंटेस्ट कर रही हैं, क्या ये भी बड़े बड़े फैसले जो हैं वो कर सकती हैं? एन मुमकिन है ये? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जो गवर्नमेंट बनेगी उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि अक्सरियत किसी के पास भी नहीं होगी। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि जब हम बात करें फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, जिस तरह मेरे ये दोनों सीनियर साथी मेरे साथ बैठे हैं, उन्होंने मरीम नवाज़ के हलके को डिस्कस किया, इन्होंने बिलावल भुट्टो उस हलके को डिस्कस किया। बात यह है कि जब आप PTI के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार है ना, उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि ना तो वो अपनी कॉर्नर मीटिंग कर सकते हैं। सूरत हाल ये है कि उनके लिए चीफ पोलिंग एजेंट बनने को तैयार बहुत कम लोग हैं। पोलिंग एजेंट बनने के लिए बहुत कम लोग तैयार हैं। जो कैंडिडेट है उसको एक वकला की टीम जो है वो पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़ी करने के लिए, वकला जो बरादरी ऑलरेडी चूँकि PTI में मेन स्ट्रीम में वकला बरादरी जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है, ये इश्यूज़ हैं। नहीं, क्यों नहीं बन रहे पोलिंग एजेंट उनके? और सर आप छोड़ दें, बात हम कर रहे हैं हल्के की, लोगों को इसलिए नहीं बन रहे कि आप जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, कैंडिडेट वो नहीं, आप उसको गवर्नमेंट जो है उस लेवल पे उस तरह से वो नहीं कर सकती, उसको जो है फ्री फेयर नहीं हो रहा उसके साथ जो है। और जिन भी वजूहात की बिना पर है माफिया कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि आजाद कोर्ट का दरवाजा नॉक करे ना, आजाद होना चाहिए। इसमें तो कोई बात सिर्फ इतनी सी है कि अभी जो सूरत हाल, जो आपका क्वेश्चन था कि बहुत सारे लोग, छोटी जमातें जो हैं मिलकर कोई मेन डिसीजन कर नहीं सकते ना, क्योंकि अभी से जो सूरत हाल है एक मखसूस जमात के साथ ये जो है जो सलूक किया जा रहा है, जब इलेक्शन हो जाएगा, रिजल्ट आएंगे तो भी सवालिया निशान जो है खड़े होंगे और पावर्स नहीं होंगी गवर्नमेंट के पास। अब ये देखना है कि गवर्नमेंट जो आती है वो चलती कितनी देर है। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन है, लेकिन आपको लगता है कि वो आप धूप में थे तो आप पर एक अम्ब्रेला आई 2018 के इलेक्शन के बाद, आप छांव में आ गए, आप कंफर्टेबल हो गए। अब वो छतरी जो है वो मूव कर रही है ना, किसी और जमात के पास होगी ना। अब आप आ गए धूप में, तो अब आपके पसीने छूट रहे हैं ना। असल चीज तो ये है, देखो रियलिटी तो यही है। सर देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% एग्री कर रही हूँ, लेकिन आप ये देखें ना कि वही सब कुछ आज किसी और जमात को दिया जा रहा है। नहीं, आप ये भी माने कि आज यही सब कुछ किसी और के साथ किया पहले भी आज ये छतरी किसी और को बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही। असल चीज ये है कि वो छतरी जो है वो वोटर सपोर्टर नहीं, हम तो वो जो छतरी है ना, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं जो हल्कों में हो रहा है। नहीं हम वही बात कर। असल में ये है, ये जो छतरी है ना, ये पेंडुलम की तरह जो 24 घंटे आते हैं, ये नहीं होनी चाहिए। अवाम और ये को जब तक रहेगी हमारी जमहूरियत के साथ यही कुछ तो इसी उसकी वजह यह है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज, बिलहाज पॉलिटिकल पार्टीज कमज़ोर हैं, लीडरशिप कमज़ोर है, लीडरशिप ईमानदार नहीं है। जो शमेताब साहब ने कहा ना, ट्रू लीडरशिप होगी, अवाम की नुमाइंदा होगी, इस्टेब्लिशमेंट की छतरी नहीं होगी, तभी जाके आपके एक्चुअल जो मसाइल हैं पाकिस्तान के वो हल होंगे, वरना हम 76-77 साल। अच्छा, मेरे पास आखिरी चंद मिनट रह गए, मैं क्विकली आप तीनों से एक ही सवाल करना चाहूंगी कि आपको लगता है कि जिस नफरत की सियासत की या इंतकाम की सियासत की बार बार बात की जाती है, कल के बाद वो दफन हो जाएगी नफरत की सियासत, इंतकाम की सियासत, या ये मजीद परवान चढ़ेगी? एक तो सिर्फ मैं आपका सवाल का जवाब ये देना चाहता हूँ कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी अगर अपसेट हो गया लाहौर में, अगर वो जीते तो अता तारर का पॉलिटिकल स्टेक उस तरह नहीं है, लेकिन उससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर का जो किला है उस पर एक दरार लगेगी और वो बहुत बड़ी विनिंग होगी।
ठीक है। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक अलार्मिंग होगी। बाकी मैं नहीं समझता कि कोई इतना बहुत काम डाउन हो जाएगा काम। ये सारी लड़ाई अभी जो गली मोहल्ले में है इलेक्शन की, ये सारी असम्बली में जाएगी। जोड़ तो होगी, आज के दुश्मन कल के दोस्त हो जाएंगे, दोस्त दुश्मन हो जाएंगे, गेम वही रहनी है। लेकिन अगर हम पीछे भी देखें, अगर थोड़ा सा हम 2018 के इंतखाबात को भी देखें और फिर जो रिजल्ट्स आए और जिस अंदाज में आए, RTS बिठा दिया गया, तो वो एक शुरू से ही हम देख रहे थे कि बड़ी चीजें, रिजल्ट्स भी कंट्रोवर्शियल हो गए अब इस दफा RTS नहीं है, ना बैठेगा नहीं है। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि अब इंतखाबात के बाद, कल के बाद चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं ना, जिस इंतकाम की सियासत की, नफरत की सियासत की हम बात करते हैं, सवाल मेरा ये है कि आपको लगता है कि मजीद मैनिपुलेट चीजें होंगी, मजीद एग्जैजरेट होंगी, मजीद बढ़ेंगी या दफन हो जाएंगी? आप पिछले 10 साल का एनालिसिस कर लें, सबसे ज्यादा लोग किसके बिके हैं, मैनिपुलेट किसके हुए हैं? वो खुद कहते रहे लीडर, सेल परचेज तो हुई है ना, 20 मेरे वो KPK से बिक गए, वो 30-40 मेरे वो सेनेट में बिक गए, पंजाब से बिक वाले गए। तो अब फिर तो मैं ये मुझे नहीं दोस्त बन गए कि बाकी पार्टियां भी थी ना, उनके ऊपर भी तो यही जुल्म जबर हुआ था ना। नून लीग है या पीपल पार्टी है, उनके लोग भी अंदर थे, क़यादत भी अंदर थी, तो उनके क्यों नहीं बिके, उनके क्यों नहीं टूटे? उनमें मेच्योरिटी आ गई है। ये अभी वो मेच्योर पार्टी नहीं बनी, अभी वो उनके अंदर वो मेच्योरपन नहीं आया। वो जितने यंगस्टर हैं उनका अपना एक नजरिया है, अपनी बात करने का तरीक़ेकार है, उसको बदलना होगा। जब ये पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, इसके अंदर मेच्योरिटी आएगी, कुछ टाइम लगेगा, फिर जाके आप कह सकते हैं। अदरवाइज फिर ये देख लीजिएगा, यही बयान आएगा कि मेरे सारे बिक गए। लेकिन एक चीज है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ ने जो स्पीच की, निशान उसमें उन्होंने कंसेंसस मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए कंसेंसस हुकूमत की बात की, सियासी जमातों को लेकर चलने की बात की। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से भी ऐसी ही बात आनी चाहिए जो हमें कैंपेन में नजर नहीं है। इतनी अगर ये बातें थी, मैं मतलब अगर हम देखें तो सबको साथ लेकर चलना, तो जितनी माफियां तलाफियां हो रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी माफियां मांगी कि जी हो गया, किससे माफी मांगी? जहां पर भी मांगी, लेकिन उन्होंने ऑन रिकॉर्ड मौजूद है ना कि कहा कि गलती हो गई, अब आगे बढ़ा जाए। तो उसमें जो है ये सब लोग साथ वो ये समझते हैं ओल्ड हैबिट्स नेवर मेंट। वो ये समझते हैं। साहब, क्या ये नफरत और इंतकाम की सियासत दफन होगी कल के बाद, या ये मजीद बढ़ेगी? ये हमारा ना कल्चर बन चुका है, ये ख़त्म नहीं होगी। लेकिन बात की जाए तो एक अभी जो सियासी माहौल है जी, मैंने जैसे बताया ना कि हमारा ये एक कल्चर बन चुका है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी है। जब तक नेक बाकिरदार लीडरशिप आगे नहीं आएगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। और ना ही ये चीज़ें, क्योंकि ये सारे सियासी जमातों के नारे तब होते हैं जब वो खुद इक़्तिदार में होते हैं कि आप आएँ बैठ के बात करें। बिल्कुल ठीक। जब अपोजिशन में होते हैं तब उनको ये ख्याल नहीं आ रहा होता कि हमने मुल्क की खातिर इकट्ठे होना है। ये बात की थी, ये बात दो पार्टियों ने की जब वो हिज़्ब इख्तिलाफ में थी। पीपल पार्टी ने भी की, नून लीग ने भी की। शहबाज शरीफ ने अपनी पहली तकरीर में कहा था आए बैठते हैं, मिलते हैं, मसाके मीशत करते हैं, मसाके जमहूरियत करते हैं। तो उस वक्त उन्होंने कहा था हम चोर हैं। पीपल पार्टी ने भी यही कहा था कि हम बैठने को तैयार हैं, वो बैठने को तैयार नहीं थे। अगर 2018 में जब इमरान खान को जैसे तैसे भी आगे प्राइम मिनिस्टर बन गए, अगर वो उस वक्त जिद्दीपन ना दिखाते तो अच्छा था, अपोजिशन को लेके चलते, जो मुल्क मसाइल थे एक कंसेंसस बिल्डअप करके पूरा आगे चलते। वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अभी नेक्स्ट कुर्बानी दूसरों की जानिब से भी तो लेकिन नेक्स्ट डांगसोट ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल ठीक हो क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। इब्राहिम लकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अशरफ मेहताब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, अहमद कुरैशी साहब आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, आपसे मुलाकात करेंगे एक वक्फे के बाद।